किसी भी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड होने के लिए, फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट्स स्टैंडर्ड होने के लिए उसे कुछ फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हें फुलफ़िल करना होता है। उसमें फर्स्ट है इट शुड बी वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी सूटेबल साइज, इज सच नॉट दैट इट शुड नाइदर बी टू लार्ज नॉट टू स्मॉल इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जिस भी क्वांटिटी को हमें मेज़र करना है उसके कंपेयर में ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और ना बहुत छोटा होना चाहिए। थर्ड है इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस, ये सभी प्लेसेस पर रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अमेरिका या लंदन में वैलिड है, इंडिया में किसी उसमें वैलिड नहीं है, ये सब जगह वैलिड होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड होगा ये जो भी हम यूनिट स्टैंडर्ड बोलेंगे। इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, ये प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम मतलब वेरी नहीं करेगा। जैसे कि अगर ये जो वैल्यू उसकी ऑस्ट्रेलिया में है लेंथ के लिए मीटर स्टैंडर्ड यूनिट की, वो इंडिया में भी स्टैंडर्ड यूनिट के लिए मीटर ही यूज़ होगा, मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा। और टाइम टू टाइम मतलब आज से 10 साल बाद भी वो मीटर ही रहेगा और आज से 10 साल पहले भी वो मीटर ही था। तो वो टाइम के साथ ऐसा नहीं कि मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर क्यूब हो गया, वो चेंज नहीं कर रहा है, वो फिक्स है। फिफ्थ है इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। जो भी हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज नहीं होगा, लाइक दैट टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल, ये ईजिली क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। इसके बाद है वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वो हम देखते हैं अभी। फर्स्ट है इन अर्लियर टाइम वेरियस सिस्टम्स लाइक FPS, CGS एंड MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स वर यूज फॉर मेजरमेंट। पहले ये वाले सिस्टम्स हमारे यूज़ किए जाते थे, बट अभी क्या किया गया, सबको हटा के इंटरनेशनल सिस्टम आ गया है, SI यूनिट्स, उसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। बट FPS और CGS MK सिस्टम में होता क्या था, जैसे मैंने बोला ना कि आपको रेस्ट्रिक्टेड किया जाएगा कि आप FPS जब यूज़ करें तो आप लेंथ को सिर्फ फुट में ही मेज़र करेंगे, मास को पाउंड में मेज़र करेंगे, टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे। वाइल इन अदर हैंड इफ़ यू यूज़ CGS सिस्टम देन यू हैव टू यूज़ लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम और टाइम इन सेकेंड्स। In other case, if you use MKS system, then you have to use length in meter, mass in kilograms and time in second. So this is the particular cases of system of units FPS, CGS and MKS which bound to use as some different units or some restricted units. इसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स और SI यूनिट्स। The SI system with standard scheme of symbols, units and abbreviations was developed and recommended by General Conference on Weights and Measures in 1971 for international uses in scientific, technical, industrial and commercial work. जो हमारा साइंटिफिकली, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क होता है उसके लिए जनरल कॉन्फ्रेंस में वेट्स और मेज़रमेंट के लिए ऊपर 1971 में SI सिस्टम को रिकमेंड किया गया था, डेवलप किया गया था कि SI सिस्टम के अंदर हम जैसे लेंथ के लिए यूनिट है, हम ऊपर वाले जो टेबल है उसके अंदर शोन है लेंथ के लिए कैपिटल M यूज़ होगा, तो ये वहाँ से SI यूनिट मतलब जो सिस्टम है हमारा वहाँ से डिफाइंड है कि लेंथ के लिए कैपिटल L यूज़ होगा, मास के लिए कैपिटल M यूज़ होगा। ये सब प्री डिफाइंड है, इनमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब हम मास और टाइम को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ये सब जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है वहाँ से प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ एट प्रेजेंट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है। SI system uses decimal system and therefore conversion with the system are quite simple and convenient। और ये जो डेसिमल सिस्टम है उसे यूज़ करता है तो ये थोड़ा यूज़ करना बहुत कन्वीनियंट और सिंपल होता है इसे यूज़ करना। इसके बाद है फंडामेंटल यूनिट्स इन SI सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है SI सिस्टम के अंदर, तो देखो यहाँ पर बेसिकली हमारी 7 to 8 क्वांटिटीज़ है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये मतलब फिक्स है
ये क्वांटिटीज़ हमारी जो है 9 क्वांटिटीज़ है टोटल, ये हमारी फंडामेंटल ही है, इनके अलावा हमारी कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं है। मतलब हम डेराइव्ड क्वांटिटीज़ तो हमें बहुत सारी मिलेंगी, फिजिक्स के अंदर हम बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ देखेंगे, बट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर ऑल 9। ओके, तो ये सब 9 क्वांटिटीज़ हमें लर्न करना है, अच्छे से याद होना चाहिए। अब फंडामेंटल को भी 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया है, एक मेन यूनिट्स और एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब ये एक लार्ज स्केल पर यूज़ नहीं होती है, और ये बाद में मतलब इन्हें थोड़ा डिराइव किया गया था। मेन यूनिट्स जो मतलब मेनली यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है हमारी लेंथ, ठीक है। लेंथ का सिंबल होगा कैपिटल एल, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी मीटर, और इसका जो हमारा मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम, यूनिट का सिंबल। यहाँ पर देखिए आप, जो हमारा थर्ड कॉलम में है सिंबल, वो हमारा क्वांटिटी के लिए सिंबल है, जबकि हमारा जो लास्ट कॉलम में सिंबल है वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट के लिए सिंबल है, ठीक है। तो लेंथ के लिए सिंबल होगा कैपिटल है, और मीटर के लिए सिंबल होगा स्मॉल एम। इसके बाद हमारा सेकंड जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है दैट इज़ मास। मास के लिए सिंबल होता है कैपिटल एम, और स्टैंडर्ड यूनिट होगी किलोग्राम, केजी। उसके बाद आएगा नेक्स्ट टाइम। टाइम के लिए हमारा सिंबल होता है कैपिटल टी, और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेकेंड, स्मॉल एस। इसके बाद हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है फोर्थ यूनिट, दैट विल बी इलेक्ट्रिक करंट। इट सिंबल ऑफ इट्स इज कैपिटल ए, एंड इट्स यूनिट विल बी एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी हम इसे न्यूमेरिकल वगैरह में स्मॉल ए एम पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर का शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। जैसे हम सेकंड के लिए एस ई सी भी यूज़ करते हैं ना, किलोग्राम के लिए तो के जी ही यूज़ होता है, तो इस तरीके से हम एम्पियर के लिए भी स्मॉल ए एम पी ही यूज़ कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो हमारा सिंबल होगा वो होगा कैपिटल के। केल्विन जो है वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। जबकि टेम्परेचर के लिए हम, आपने देखा होगा सेल्सियस भी यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट यूज़ होती है, बट केल्विन जो है हमारा वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके बाद है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी की जो हमारे सिंबल होता है वो होता है कैंडेला। स्मॉल सी डी से शो, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा उसका सिंबल होगा स्मॉल सी डी, और जबकि इसका जो क्वांटिटी का सिंबल है वो कैपिटल सी और स्मॉल डी है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये जैसे हमें ना कोई भी हमें H2SO4 लेना है तो हम किस में लेंगे, मोल्स में लेंगे। जैसे हमें ना कॉपर सल्फेट का पाउडर लेना है तो हम मोल्स में लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अपना नॉर्मल जो हमारा ग्रॉसरी होता है उसे किलोग्राम्स ग्राम्स में लेते हैं। सिमिलरली जो हमारे केमिकल्स वगैरह की जो सब जो भी हम सब्सटेंस यूज़ करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट विल बी इन मोल। मोल का सिंबल होता है स्मॉल MOL। उसके बाद आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों हमारी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। प्लेन एंगल मतलब दो, जैसे आपने अभी तक 3 प्लेन्स पढ़े होंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन्स। तो जो प्लेन्स के एंगल मतलब नॉर्मल जो हम मतलब एंगल बनता है हमारा दो प्लेन के बीच में, जैसे एक्स और वाई जो हम ड्रॉ कर पाते हैं, जो हम इजीली अपना मतलब पेपर शीट पर या फिर कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं 2D डायग्राम में, उसे बोला जाएगा प्लेन एंगल, दैट विल बी नोन एज प्लेन एंगल। इसका सिंबल होता है डी थीटा। इसे हम रेडियन में या फिर रेडियन में से या डिग्री में से यूनिट बताते हैं, बट इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी हमारी रेडियन। इसका सिंबल होगा RAD, ठीक है। इसका हमारा लास्ट सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, और लास्ट फंडामेंटल यूनिट है हमारा सॉलिड एंगल, D ओम। इसका हमारा जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, SR। देखो बेसिकली हमारा होता क्या है, सॉलिड एंगल, जैसे कोई भी एक सॉलिड है, ठीक है, आप कोई भी एक सॉलिड शेप लीजिए, स्फेयर लीजिए, तो आप जब स्फेयर को कट करेंगे तो आप अगर स्फेयर के अंदर अगर कोई हमारे किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जो एंगल बनेगा, आप उसे 2D में मतलब हम शो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो एंगल होता है वो हमारा सॉलिड एंगल होता है, दैट इज डी ओम। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स की डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल मीटर। द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के इतने पार्ट के अंदर, सेकेंड भी कंप्लीट नहीं लिया है, एक सेकेंड का जो 1/299 ऑलमोस्ट 1 3 लाख पार्ट्स जो होगा, वहाँ पर हमारा
इसके इतने टाइम के अंदर जितना मतलब एक सेकेंड का जैसे हम बोलते हैं ना 1/2 पार्ट 1/3 पार्ट, इस टाइप से इतना जो न्यूमेरिकल हमारा पार्ट होगा एक सेकेंड का वैक्यूम के अंदर लाइट को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज जितनी लेंथ उस कवर कर पाएगी इतनी देर में, वो हमारा क्या होता है, एक मीटर होता है। ये मीटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये अगर हमें कोई बोल दे कि मीटर क्या है डिफाइन करो, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 मीटर मतलब हम यूज़ करते हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट के लिए डेफिनेशन ये वाली होगी, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। तो हम कह सकते हैं कि मीटर जो है वो पाथ है जो वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करेगी ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, मतलब इतने टाइम के अंदर वो इतना जितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज नोन एज मीटर। इसके बाद है किलोग्राम। द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, a platinum iridium alloy cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris, France 1889। तो किलोग्राम क्या है हमारा, किलोग्राम वो मास है जो इंटरनेशनली प्रोटोटाइप है, एक मतलब इंटरनेशनली बनाया गया था किलोग्राम के लिए, कि इसके इक्वल जो हमारा वेट होगा दैट इज़ नोन एज किलोग्राम। ठीक है। जैसे मतलब कुछ उन्होंने, जैसे हम अगर एक शुगर को मतलब हम एक है ना वे इक्विपमेंट है हमारे पास है ना, वेइंग मशीन है, तो उसके अंदर हम अपना शुगर रख देते हैं और एक साइड हमने 1 kg वाला वो रख दिया, तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा एक शुगर के इक्वल जो मास है वो हमारा 1 kg है। सिमिलरली उन्होंने एक प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय सिलेंडर लिया, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या कहा कि इसके इक्वल जो मास है वो हमारा क्या है, 1 किलोग्राम है। नेक्स्ट विल बी सेकेंड। Second is the duration of 9, 192, 631, 770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 एटम। तो सीजियम के एटम के लिए जो रेडिएशन के लिए मतलब इतने टाइम में जितने ट्रांजिशंस होंगे दो हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में, उसे क्या कहा जाता है, सेकेंड। मतलब पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया कि ये जो 2 हाइपरफाइन लेवल्स हैं इनके बीच में ट्रांजिशन जितने टाइम में होगा उसे क्या कहेंगे, हम 1 सेकेंड कहेंगे। एम्पियर। द एम्पियर इज दैट constant current which if maintained in 2 straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power -7 Newton per meter of length। ये जो हमारा एम्पियर का डेफिनेशन है ये आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, मैग्नेट वाले चैप्टर में, मैग्नेट वाले पोर्शन में। बट इसको भी डिफाइन मतलब इंटरनेशनली किया गया है कि अगर कोई 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं या फिर 2 करंट कैरिंग वायर्स हैं, बहुत पैरेलल है एक दूसरे के, स्ट्रेट है, उनकी लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है, और उनके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम 1 मीटर कर दे वैक्यूम के अंदर, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा वहाँ पर 2 into 10 to the power -7 न्यूटन। फोर्स भी उनके बीच का हम फिक्स कर देते हैं। तो एट दैट टाइम जो करंट उनके बीच में फ्लो होगी दैट विल बी 1 एम्पियर। इसके बाद है केल्विन। द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो जो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है जहाँ पर हमारा तीनों स्टेट्स जो होती है वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, सॉलिड, वेपर एंड गैस, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों जहाँ पर हमारे इक्विलिब्रियम में होती है उस पॉइंट पर तो टेम्परेचर को एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसे क्या बोला गया, केल्विन बोला गया। कैंडेला। द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। कैंडेला है क्या, बेसिकली एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है एक गिवन डायरेक्शन के अंदर, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो हमारा लाइट का इंटेंसिटी है दैट इज कैंडेला ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। वो एक सोर्स के लिए मतलब जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसकी सारी रेडिएशन है वो सेम डायरेक्शंस में होंगी, मोनोक्रोमेटिक होंगी। फ्रिक्वेंसी फिक्स है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी के लिए यूनिट होता है हमारा हर्ट्ज, एंड दैट हैज़ द रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वाट पर स्टेट रेडियन। तो जब ये कंडीशंस हमारी फुलफिल होंगी तो वहाँ पर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी दैट विल बी नोन एज कैंडेला। मोल। The mole is the amount of substance of a system
which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का 0.012 के इक्वल जो हमारा सबस्टेंस होगा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होगा, दैट इज नोन एज अ मोल। इसके बाद है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल डी थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क डी एस टू द रेडियस स्मॉल आर, इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज रेडियन। ये आपने मतलब जो हमारा मैथ्स के अंदर ज्योमेट्रिकल पोर्शन आता है वहाँ पर भी आपने एक प्लेन एंगल की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि आर्क डिवाइड बाय रेडियस। हम किसी भी मतलब एक कोन वगैरह के लिए जब हम एंगल डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, उसकी आर्क लेते हैं और रेडियस लेते हैं। सर्कल में भी हम कई बार इसे यूज़ करते हैं थ्योरम्स वगैरह में। तो हमारा एंगल जो होता है वो क्या होता है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। यहाँ पर शो किया हुआ है, देखिए। अगर एक हमने एक सर्कुलर पार्ट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक हमने पार्ट लिया है इस टाइप से सर्कल का, तो इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी आर्क जो है डी एस है, तो इसका एंगल डी थीटा बीच में, दोनों के बीच में बनने वाला, तो डी थीटा शुड बी इक्वल टू डी एस डिवाइड बाय आर। इसके बाद है सिमिलरली सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल डी ओम इज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया डी ए of spherical surface described at the apex O as the center to the square of its radius small r. Its SI unit is steradian. अब जो हमारा डी ओम होगा वो क्या होगा, जो हमारा जैसे यहाँ पर हम जब डी थीटा ले रहे थे प्लेन एंगल के लिए तो हम आर्क ले रहे थे, तो सिमिलरली जब हम डी ओम लेंगे तो हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब हम क्या कहते हैं 2D ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हम साइड्स की बात करते हैं, बट जब हम 3D ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो हम एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एरिया कंसीडर करेंगे। देखो ये 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी हमने पूरा कोन लिया हुआ है। अब इसके लिए डी ओम अगर सॉलिड एंगल है, आर इसकी रेडियस है और डी ए इसका सरफेस एरिया है, इंटरसेप्टेड एरिया जो भी उसने कंटेंट कर रखा है, तो इसके लिए डी ओम होगा डी ए बाय आर स्क्वायर। ओके, गॉट इट। इसके बाद इम्पॉर्टेंट्स, द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर अडॉप्टेड वाइल राइटिंग अ यूनिट। तो जब भी हम एक यूनिट लिखेंगे तो हमें ये फॉलोइंग कन्वेंशंस का थोड़ा ध्यान रखना है। इवन इफ अ यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, द यूनिट इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर सच दैट वी राइट जूल्स नॉट जूल्स। हमने जो जूल है वर्क के लिए यूनिट वो अडॉप्ट किया है एक साइंटिस्ट के रेपुटेशन के लिए, मतलब उसको एक थोड़ा सा साइंटिस्ट ने बहुत वर्क किया है वर्क के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अपना एक अच्छा पार्ट उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनके रेस्पेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, वर्क की यूनिट जूल यूज़ करते हैं। बट हम कभी भी उसे कैपिटल जूल में नहीं लिखते हैं, हम उसे स्मॉल में ही लिखते हैं, ठीक है। फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन द सिंबल इज ए कैपिटल लेटर, लेकिन हम जब इसका सिंबल यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल जे होगा। And the rest of them are in lowercase letters. Example, second is written as small s. The symbols of unit do not have plural form, such that 70 meter not 70 meters or 10 newton not 10 newtons. तो कभी भी है ना हमारा जो यूनिट यूज़ करेंगे उसका प्लूरल नहीं होता, यूनिट्स हमारे हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में यूज़ होती है। जैसे हम फोर्स को कितना ही बढ़ा दें, फोर्स लाख में हो जाए, करोड़ में हो जाए, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन ही यूज़ करेंगे, उसके आगे न्यूटन्स यूज़ नहीं करेंगे। वर्क के लिए हम 70 जूल ही यूज़ करेंगे, 70 जूल्स यूज़ नहीं करेंगे। वेलोसिटी के लिए हम मीटर पर सेकंड यूज़ करेंगे, मीटर पर सेकंड्स यूज़ नहीं करेंगे, मीटर्स पर सेकंड यूज़ नहीं करेंगे। तो एस कभी भी यूज़ नहीं होगा। पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉट रिटन आफ्टर द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc नॉट 1000 c.c। तो है ना 1 लीटर को हम 1000 cc लिख सकते हैं, लेकिन c.c या पंक्चुएशन मार्क हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मीटर सेकंड भी मीटर इंटू सेकंड लिखना है तो हम मीटर डॉट सेकंड नहीं लिखेंगे, ms लिखेंगे उसे से। Some units are retained for general use through outside SI standard international system। मिनट के लिए MIN मिनट यूज़ होता है और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट में वैल्यू क्या होती है, 60 सेकेंड होती है। आवर के लिए हमारा H सिंबल यूज़ होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनट्स को हम किस में, देखो हमें ना जो भी अगर हम ये वाली यूनिट्स यूज़ करेंगे जो हमारा फर्स्ट कॉलम में दी हुई है, तो हम उन्हें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। आवर को चेंज करने के लिए हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली डे को चेंज करना है तो 86,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ईयर के लिए जो डाटा गिवन है 4th कॉलम में, उनसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये कुछ हमारे नॉर्मल सस्टेनेबल यूनिट्स थी जिनको हम चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर। ये आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, हमें डायरेक्ट डाटा ना देके, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं देगा, बट हमसे आंसर बोल देगा लास्ट में इन एसआई यूनिट्स। तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले जो भी यूनिट्स। जैसे आपको अगर लीटर में दिया हुआ है डाटा, तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। टोन में दिया हुआ है तो आप उसे किस में चेंज कर लेंगे, किलोग्राम्स में चेंज कर लेंगे। तो ये सब हम चेंज करके फिर हम अपना न्यूमेरिकल का आंसर लास्ट में स्टैंडर्ड यूनिट्स के थ्रू देंगे। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है हमारा, द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस वेरीज फ्रॉम 10 to the power -14 मीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू 10 to the power 25 मीटर रेडियस ऑफ द यूनिवर्स। जो भी हमारा मतलब डिस्टेंस है वो वेरी करता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो है हमारी वो किसकी है, न्यूक्लियस की है, 10 to the power -14 मीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो हमारे अब तक जो हमने मतलब एक अजम्पशंस जो लिया है वो किसके लिए लिया है, यूनिवर्स के लिए, कि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, 10 to the power 25 मीटर। द डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम 10 to the power -5 मीटर टू 10 to the power 2 मीटर कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड्स which involves comparison of the distance or length to be measured with the chosen standard length। तो अगर हमें मतलब हम कितनी स्मॉल को मेज़र कर सकते हैं, 10 to the power -5 मीटर, और 10 to the power 2 मीटर को हम डायरेक्टली मेथड से मेज़र कर सकते हैं, मतलब इक्विपमेंट की हेल्प से डायरेक्टली हम उन्हें मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मीटर रॉड कैन बी यूज टू मेज़र डिस्टेंस एज स्मॉल एज 10 to the power -3 मीटर। तो हम एक मीटर रॉड के हेल्प से 10 to the power -3 मीटर को मेज़र कर सकते हैं, ये फिजिकली प्रूवन है। इसके बाद अ वर्नियर कैलिपर्स कैन बी यूज टू मेज़र एज स्मॉल एज 10 to the power -4 मीटर। लेकिन उसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं 10 to the power -4 मीटर के लिए, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक वर्नियर कैलिपर हमें यूज़ करना पड़ेगा इस जो लेंथ को मेज़र करने के लिए। इसके बाद अगर हम एक स्क्रू गॉज यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प से हम 10 to the power -5 मीटर के अराउंड ऑफ जो भी स्मॉल लेंथ होगी उससे भी हम उससे क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस और वेरी लार्ज डिस्टेंस इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज। तो अगर बहुत छोटी डिस्टेंस और बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इसके बाद जो इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहा है 10 to the power -5 और 10 to the power 2 मीटर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। ये हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।